नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो परिवर्तन की जो चर्चा है वो काफ़ी समय से चल रही है, परंतु इस समय इस चर्चा पर बात करना इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि लगभग 23 सांसदों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया है कि कांग्रेस की वर्तमान हालत में सुधार लाने के लिए एक नियमित और सक्रिय अध्यक्ष होना आवश्यक है। सांसदों की जो मनोभावना है वो ये समझ में आती है कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस विकास करे, तेज़ी से आगे बढ़े, और उसमें एक बात और उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से युवाओं का साथ लेने की बात की जाती है तो मोदी जी को युवाओं के वोट ज़्यादा मिले हैं बनस्पत कांग्रेस के। तो यहाँ ये भी विचार करना होगा कि नेतृत्व किसी युवा के हाथ में ही रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। शायद ये उनका संकेत हो सकता है, परंतु इसके और भी कई मायने हैं जिसे यहाँ समझना होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं करूं अगर वरिष्ठ विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में, एक सफल उद्यमी के रूप में संजीव मोहन गुप्त जी हैं और बड़े नज़दीक से ही उन्होंने कांग्रेस को देखा है, तो वो जानते हैं कि कांग्रेस कहां से पुष्पित पल्लवित हो सकती है और उसमें वर्तमान में क्या ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। बात दूसरे मेहमान की करूं तो बलवंत साक्य जी हैं। अभी जिसको कहें वो उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं सांची विधानसभा से, और यहाँ पर वे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोभाव को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला सवाल संजीव जी आपसे कि ये जो सांसदों ने पत्र लिखे हैं और ख़ास तौर पर राज्यसभा की नेता प्रतिपक्ष हैं, गुलाम नबी आज़ाद हों या कपिल सिब्बल हों, वीरप्पा मोइली हों, उन सभी के इसमें नाम हैं और उन्होंने जो लेटर लिखा है इसका आप किस ढंग से अर्थ निकालते हैं? तिवारी जी नमस्कार। आज मैं इस बात को यहाँ से शुरुआत करूँगा कि जो 23 सांसदों ने, जिसमें वरिष्ठ भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जैसे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, कपिल सिब्बल जी हैं, विवेक तनखा जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी हैं, स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी हैं, और वीरप्पा मोइली जी भी हैं। तो अगर हम देखें तो ये लोग जो है, इन्होंने उनका एक बहुत लंबा समय कांग्रेस के साथ निकला है और ये लोग को संकट मोचन के तौर पर भी कांग्रेस में जाना जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी कभी भी अगर हम कांग्रेस अदालत में खड़ी होती है तो उसको बचाने के लिए कपिल सिब्बल जी, विवेक तनखा जी ये हमेशा आगे रहते हैं। जब मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस की गिरी तो यहाँ पर विवेक तनखा जी बहुत एक्टिव रहे, उन्होंने सारी चिट्ठियाँ लिखी और उन्होंने पूरा लीगल तरीके से मोर्चा संभाला। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हार स्वीकारते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद सोनिया गांधी जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनना पड़ा, उस समय भी ये चर्चा काफ़ी तेज थी, लेकिन तब से अब 1 साल हो गया है और इस 1 साल में कांग्रेस में एक नेतृत्व की कमी हर जगह पे महसूस की गई है। अगर आज हम विपक्ष के रूप में देखें कि अगर एक मजबूत सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ आज केंद्र में बैठी है, अन्य राज्यों में बैठी है, तो वहाँ पर विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर विपक्ष वहाँ मजबूत नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी का कोई नुकसान होगा, कोई लाभ नहीं होता। तो मेरी दृष्टि में ये जो पत्र लिखा गया है ये इस समय बिल्कुल उचित समय है, क्योंकि कल CWC की वहाँ बैठक भी है और मेरे समझ से कांग्रेस के नेतृत्व को इस पे एक फैसला लेना चाहिए और उनकी 6 मांगे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि
देश में और प्रदेश में अध्यक्ष फुल टाइम ऐसा मिले कि जो कार्यकर्ता जाए तो अपने मन की बात उनसे कह सके, अपने दिल की भड़ास निकाल सके। और जिस तरीके से पार्टी में चुनाव होते हैं वो एक फेयर इलेक्शन हो, चाहे एआईसीसी डेलीगेट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का हो, चाहे सीडब्ल्यूसी के मेंबर का हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, तो ये एक स्वस्थ परंपरा डालने की कोशिश के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और मैं उस बयान को भी एंडोर्स करता हूँ जिसमें राहुल गांधी जी ने भी ये स्वीकारा है कि युवाओं के वोट उनको नहीं मिले, और प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी की बात को वो सहमत है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही, मजमून भी आपने यहाँ रख दिया। एक बात और इसमें निकल कर आ रही है कि जिन लोगों ने पत्र लिखा है उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो 70 से ऊपर के हैं। अब बात ये भी उठती है कि जब वो लोग बात उठाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो अब 70 साल के ऊपर के हैं, इन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो आपको लगता है कि उस पर ये सभी लोग सहमत हो पाएंगे? देखिए, सरकारी नौकरी में तो आज रिटायरमेंट की एज आप देख रहे हैं कि एक फिक्स कर दी है और वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक बात। उसके अपने अलग कारण हैं। मगर हम शुरू से इतिहास उठा के देखें तो राजनीति में रिटायरमेंट की एक एज का एक बड़ा प्रखर मुद्दा उठा था एक समय कि एक ये उम्र होनी चाहिए, वहाँ पर एक कट पॉइंट होना चाहिए कि इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आज की हम मौजूदा सरकार भी देखें तो उसमें भी 70 से ऊपर के कई मंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी उम्र भी उतनी होने आ गई है। तो अगर अगला चुनाव से पहले तो उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो वो मुद्दा ये नहीं है। आज इसमें यंग लोग भी बहुत सारे हैं, जैसे मनीष तिवारी हैं, वो 70 के नहीं है, 60 के अंदर। हाँ, इसमें 3 लोग हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, जितेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, या मनीष तिवारी को। ये 3 तो थोड़ा सा लगता है कि नए हैं। नहीं, विवेक तनखा जी भी। हाँ, विवेक तनखा जी को, विवेक तनखा जी भी अभी नहीं है। ये आप इनको मान सकते हैं इस तरीके से। तो ज़्यादातर जो संख्या है वो बुजुर्ग नेतृत्व की है या बुजुर्ग नेताओं की है। तो क्या वो ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आप युवाओं के भरोसे मत रहिए, आपको अनुभवी व्यक्ति भी चाहिए? देखिए, अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत हर पार्टी को होती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ले लें तो उनके यहाँ जितना भी एक थिंक टैंक है, चाहे वो मोहन आरएसएस उसको आप कह लेते हैं, मोहन भागवत जी की उम्र को आप देख लीजिए, पर वहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी जितना थिंक टैंक है वो सारा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर लोग हैं। मैच्योर लोग अपनी देख रेख में अगर यूथ को आगे बढ़ाएंगे और यूथ उनकी बात मानेगा तो निश्चित ही सफलता हाथ में आएगी। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी कि चूँकि आप अभी फील्ड से आ रहे हैं, आप दावेदार भी हैं इस उपचुनाव में सांची विधानसभा क्षेत्र से, जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जिनको अभी आप मिल रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या महसूस करते हैं? ये जो वर्तमान या मौजूदा नेतृत्व है उसी के भरोसे कांग्रेस चले, कि मान लीजिए प्रदेश की बात है तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी रहें, या इसमें भी चेंज चाहते हैं कार्यकर्ता? नहीं, देखिए, उपचुनाव तक तो ऐसी कोई अभी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारा कोई ग्रुप नहीं है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी और अरुण यादव, ये सब एक साथ हैं और सभी लोग मिलकर कमलनाथ की मदद कर रहे हैं और कमलनाथ की बात के साथ बराबर बात में बात मिला रहे हैं और किसी का कहीं कोई विरोध नहीं है, ना ही अभी कोई इसी प्रकार की कोई बात है। प्रदेश में अभी कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं है। अभी सबसे पहला लक्ष्य है उपचुनाव को फेस करना और उसमें जीत कर वापस आना। पर संगठन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो बात जैसे बीजेपी में आपने देखा कि उनको लगा कि 2018 में हार हुई उनकी विधानसभा में, उन्होंने उसका मंथन किया और 19 में नया अध्यक्ष उनके पास आ गया। सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस की भी ज़रूरत है कि वो यहाँ प्रदेश में भी कुछ परिवर्तन करे, जो लोग क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, बनस्पत इसके कि सिर्फ जिसको कहना है कि नाम के लिए कई लोग जमे हुए हैं फील्ड में, तो जाते ही नहीं हैं, उनका प्रभाव ही नहीं है।
तो वो लोग क्या दे पाएंगे, और ना उनका कोई ऐसा जिसको कहें थिंक टैंक टाइप हैं या कुछ विचार हैं उनके कि जिससे कांग्रेस बढ़ पाए। देखिए, आज की तारीख में प्रदेश में परिवर्तन की तो सख्त आवश्यकता है। सरकार बनने के बाद 15 महीने संगठन में हमारा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने मिलकर चलाई। परिवर्तन की आवश्यकता थी, लेकिन अब चूंकि बिल्कुल सर पर चुनाव है, अभी इस तरह की बात सोचना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा संजीव जी कि बात ये भी उठ रही है कि केंद्र के साथ राज्यों में भी ये लोग चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं या जो लोग जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए, पर वो मौका मिल नहीं पा रहा है। उसके लिए आप क्या सजेशन देते हैं? मेरा इसमें मैं आपको कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी आदरणीय कमलनाथ जी से, और मैंने एक अपना एक ट्वीट भी किया था, और उसमें अभी जब 4 दिन पहले उनको नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया, तब भी मैंने इस बात की एक ट्वीट किया था कि कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष का पुरजोर से उनको रोल अदा करना चाहिए, और उन्हें अध्यक्ष एक नए चेहरे को यहाँ पर बना देना चाहिए, ताकि अभी 27 जगह पे हमारे चुनाव हैं। 27 जगह पे चुनाव में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पार्टी से 10 दावेदार भी आते हैं, तो वो 10 दावेदार में 2700 लोग होते हैं, और 2700 लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पूरे समय पे पूर्णकालिक अध्यक्ष की ज़रूरत है। और जो निर्णय लेना है वो अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अन्य मुकुल वासनिक यहाँ के इंचार्ज हैं, वो सब लोग मिलकर लें। उसमें अजय सिंह राहुल भी विंध्य प्रदेश से आते हैं। अब क्योंकि विंध्य प्रदेश में चुनाव है नहीं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, कितने रहेगी, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके भी प्रदेश में लोग हैं, उनका भी एक अपना जुड़ाव है। तो ये सब जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, ये सब बैठ के कैंडिडेट्स के ऊपर निर्णय लेंगे, और एक अध्यक्ष जो रहेगा वो कम से कम लोगों से मिलेगा, उसकी बात समझेगा, उसको समय दे पाएगा। बहुत बढ़िया बात। क्या ये एक कमी रही है कांग्रेस में कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा व्यक्ति या चेहरा नहीं था जिसकी वजह से ये अब लेटर लिखना पड़ा 23 सांसदों को कि भाई एक पूर्णकालिक अध्यक्ष दीजिए जो लोगों से मिल पाए? अब ये समस्या जब बढ़ गई तो लोगों ने कहा नहीं, अब बताना चाहिए अध्यक्ष। नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुत दो अभी जो हाल में घटनाएं हुई, एक मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरना मार्च में जिस तरीके से गिरी है, और दूसरा उसके बाद राजस्थान। इसके पहले भी अगर हम देखते हैं तो गोवा की भी सरकार गिर गई थी, दूसरे अन्य तो जगह में भी कांग्रेस के हाथ से सरकार फिसली है। लेकिन ये 15 साल बाद कमबैक करना इस सरकार का, और 15 साल बाद कमबैक करके भी हमने जोड़ तोड़ करके जिस तरीके से सरकार बनाई, और जिस तरीके से कांग्रेस को, बीजेपी को पीछे छोड़ देना चाहिए था। आप देखिए विंध्य प्रदेश में जहाँ पे 22 सीटें हैं, उस 22 सीटों में हम ये देखें, अगर रीवा जिला देखते हैं तो रीवा जिले की 8 सीटों में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई, जबकि वहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा गढ़ रहा है। तो विंध्य प्रदेश की 22 सीटों में अगर 18 सीटें जो है बीजेपी लेके चली जाती है, और उसी 22 सीटों में अगर हम 10 सीटें भी लेके आते तो आज हमारी सरकार नहीं गिरती। नहीं, पर ये भी देखने में आया था कि लहर तो थी, पर जो टिकट का वितरण हुआ, जो प्रत्याशी चयन हुआ 2018 में, वो बहुत गड़बड़ था। वो ऐसा लगा कि जिसको कहते हैं ना, बस भर्ती टाइप, उनने का औपचारिक निभा रहे हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी, वो कुछ चल गया जिसकी वजह से सरकार स्थिर नहीं बन पाई और 2-4 सीटों से आप पीछे रह गए। देखिए, इसके लिए मैं जो है वो दोष जो है मैं किसी को एक को नहीं दूंगा। ये सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिए थे कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर होगा, और हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। विंध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय सिंह राहुल जी को दी गई थी, और काफ़ी हद तक उनके कहने पर टिकट बांटे गए थे। 2-1 टिकट
आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपने कैंडिडेट्स को वहाँ खड़े कर दिए, जिसका इतिहास था कि वो कैंडिडेट जीता नहीं है, जो पहले भी 2 बार चुनाव हार चुका है, आप उसको फिर से लगा रहे हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स को, और ऐसा कैंडिडेट को भी आपने वहाँ पर खड़ा किया, ऐसे व्यक्ति के सामने कि जो 12-13 साल से वहाँ पर मंत्री है, जिसको वहाँ पर विकास पुरुष के नाम से जाने लगा। मैं रीवा की खास तौर से बात करता हूँ, राजेंद्र शुक्ला की। उसके खिलाफ आपने एक अभय मिश्रा नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले अच्छा बीजेपी से वो कांग्रेस में आया और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जिसकी इमेज साफ नहीं थी। तो आज वो बड़े व्यापारी जरूर हैं, लेकिन इमेज का ये खेल होता है, और राजेंद्र शुक्ला की इमेज वहाँ की खानदानी इमेज थी, उसके सामने वो बहुत बड़ी चुनौती थे। और इतना सब करने के बाद भी जहाँ राहुल गांधी जी खुद आए, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा चेहरा बने हुए हैं, वो खुद रैली करने आए, सब कुछ करने आए, उसके बाद भी उनको चुनाव नहीं जिताया गया। तो यहाँ ये कमी तो है कांग्रेस में। अगर आप ये कहें कि कांग्रेस में कमी नहीं है, अगर कांग्रेस में कमी नहीं होती तो कांग्रेस नहीं टूटती। और अभी भी ये देखने में आ रहा है कि जो पहले एक कांग्रेस की खूबी रहा करती थी कि जो चिंतक हैं, विचारक हैं, फील्ड में काम करने वाले हैं, उनके साथ प्रदेश नेतृत्व बैठता था। ये नहीं होगा कि चलिए 7 दिन बैठे सप्ताह के, पर 2 या 3 दिन तो मुलाकातें होती ही थी। क्या ये एक अभाव जो है, या फिर नेताओं ने अपनी अपनी कोटरी बना ली है, वो किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया है, जो सेंट्रल में हो रहा है वो यहाँ भी होने लगा? देखिए, कोटरी बना ली और ग्रुपिज्म है, ये तो हर पार्टी में होता है, और कांग्रेस में तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। हम सब जानते हैं, इतने साल का इतिहास है। लेकिन उसी कोटरी को, उसी चीज़ को तोड़ने के लिए समन्वय समिति बनाई गई थी, और जिसका चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी को बनाया गया था, और दिग्विजय सिंह जी ने उसमें अटूट मेहनत करके और उसको रिवाइव किया था। और उस रिवाइव करने का परिणाम ये हुआ था कि हम इस आंकड़ों तक पहुंच पाए थे। ये सबके संयुक्त प्रयास थे कि हम सरकार बना सकें। नहीं, पर सरकार बनने के बाद फिर वही एक तो कहते हैं ना, स्थिरता, जड़ता आ गई कि प्रदेश संगठन में भी कोई देखने वाला नहीं था, वहाँ भी कोई धनी धोरी नहीं, और सत्ता की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपनी व्यस्तताएं होती हैं एक मुख्यमंत्री की, तो कमलनाथ उतना समय भी नहीं दे पाए। आज भी क्या आपको लगता है कि ये जो मजबूरी है, या जिसको कहें दुश्वारी है, उसका खामियाजा कांग्रेस उठा रही है? देखिए, हर नेता की अपनी एक वर्किंग स्टाइल होती है। कमलनाथ जी का वर्किंग अगर आपको देखनी है, आप छिंदवाड़ा चले जाइए, तो मैं नहीं समझता कि जितना उन्होंने छिंदवाड़ा में चेंज लेके आए और छिंदवाड़ा को जितना बदल दिया, उतना शिवराज जी ने 15 साल में मध्य प्रदेश को बदला होगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो अध्यक्ष भी हैं, आज वो नेता विपक्ष भी हैं, और कमलनाथ जी उस समय जो है वो सारे कोऑर्डिनेशन के बाद टिकट देना, कोऑर्डिनेट करना, सारे पार्टी को समेट के रखना, पैसे रुपए का इंतजाम करना, तो सारी चीज़ की जवाबदारी कलेक्टिवली वो देख रहे थे। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूँ, ये हो, अगर वहाँ पर बैठे रहेंगे तो उनके लिए आम कार्यकर्ता से मिलकर समय दे पाना, उससे रूबरू बात करना मुश्किल हो जाता है। और ये जवाबदारी उस समय के महासचिव दीपक बावरिया जी के पास थी, वो भी बीच में अस्वस्थ हो गए। ऐसा दूसरा कोई नेता ऐसा नहीं था दिग्विजय सिंह जी के अलावा, वो जो कि कोऑर्डिनेशन में थे, वो पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पे थे। तो कांग्रेस कमेटी में ऐसा कोई चेहरा ऐसा बैठा हुआ नहीं था कि जो लोगों को मिलकर संतुष्ट कर सके। बहुत बढ़िया बात आपने कही। या मैं साकेत जी आपसे पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि उपचुनाव की बात हो रही है, इसमें टिकट वितरण भी होना है, और बीजेपी की तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। जो लोग 22 आपके यहाँ से गए हैं, तो वो तो क्लियर कट दिख ही रहे हैं कि ये 22 तो फेस हैं ही हैं जी, है ना। अपन बाकी के अभी 5 चेहरों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ 22 चेहरों की बात कर रहे हैं। उनके यहाँ से 22 तो घोषित हैं, आपके यहाँ से एक भी सीट अभी तक घोषित नहीं है। क्या इसका नुकसान प्रत्याशी को नहीं होगा? देखिए, चुनाव में हमेशा ये व्यवस्था रहती है, चुनाव आयोग जिस दिन तारीख निश्चित कर देगा, उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर कांग्रेस अपने सारे कैंडिडेट घोषित कर देगी, क्योंकि कांग्रेस की पूरी तरह से तैयारी पूरी 27 सीटों पर है, और
बराबर। ये आपका एक आदर्शवादी बयान हो सकता है जी, पर मैंने आपसे जैसा कहा कि आपको पता है सागर सुर्खी, पता है आपको कि सुर्खी में कौन लड़ रहा है जी, ठीक है ना। गोविंद राजपूत के अलावा किसी को टिकट देगी नहीं बीजेपी। जी, आपकी तरफ से कोई एक नाम हो तो बता दीजिए कि साहब ये, अब 4 लोग मेहनत कर रहे हैं साहब, तो पता चला वो बाद में 4 में से 1 को टिकट मिला, 3 टांग खींच रहे हैं उसकी। नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं है, वहाँ समन्वय बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है और सभी जगह पर अगर पहले से टिकट घोषित कर देते हैं तो उसमें 50 तरह की झंझटें पैदा हो जाएंगी और बल्कि नहीं क्यों हो जाएंगी, जब अभी आप एक उदाहरण देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपने घोषित कर दिए 22 के 22। बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा दिया है। नहीं सुनिए, वो कांग्रेस के टिकट घोषित करना उनकी मजबूरी थी। चलिए मैं मान लेता हूँ ना, मैंने आपकी वो बात भी मान ली जी, पर सवाल ये है कि जब उनने घोषित कर दिया, अब वो धीरे धीरे करके अपने संतुष्टों को भी मैनेज करे ले रहे हैं, अपनी बढ़त बनाए ले रहे हैं, प्रचार उनका निरंतर चल रहा है, चाहे चुनाव अभी 2 महीने 3 महीने बाद हो, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। सांची की बात कर लें तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्री भी हैं और उस क्षेत्र में पूरा समय दे रहे हैं। आप उनके आगे कहाँ टिकेंगे जबकि अभी आपको टिकट ही नहीं मिला है, कल को आपको नहीं मिलता है तो क्या आप दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मेहनत करेंगे? बिल्कुल, आपने सही बात पूछी। एक्चुअल में क्या है कि प्रभुराम चौधरी टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे वो तो समय बताएगा। पब्लिक उनको गद्दार घोषित कर चुकी है और जगह जगह उनका विरोध हो रहा है और उसके खिलाफ संगठन कांग्रेस का मजबूती से सामने खड़ा है। जितने भी प्रत्याशी वहां से टिकट मांग रहे हैं सारे लोग पूरी तरीके से मजबूती से उनके सामने खड़े हुए हैं। चलिए, और ये तो आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें टिकट देने की या नहीं देने की बात है। हम कांग्रेस के सदस्य हैं, सच्चे सिपाही हैं। पार्टी हमें टिकट देगी तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लड़कर जीत कर आएंगे। अगर नहीं देती है तो भी हम पार्टी खड़े रहेंगे और पार्टी के काम करेंगे कि नहीं के साथ काम करेंगे और प्रभुराम चौधरी को उसके घर वापस पहुंचाएंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पर संजीव जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिसको कहते हैं ना कि टीम 2 हैं और एक तो अपनी वार्म अप भी हो रही है, निरंतर अपनी कमियों को और आपकी कमियों और खूबियों को वॉच कर रही है वो, और दूसरी तरफ आपकी यहाँ ये है कि अभी प्रत्याशी चयन ही नहीं हुआ है। दूसरा जो बात आपने कही कि समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए तत्काल, और आप जैसे लोग या इनको सबको एक बड़ी जिम्मेदारी देके सीटों पर कहीं ना कहीं सक्रिय कर देना चाहिए। तो ये क्या अभी इस बारे में कुछ सोच रही कांग्रेस, क्या कब तक कर पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप कांग्रेस की आज की स्थिति, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज का डिबेट हमारा पहले तो यह है कि हम संगठन में जो 23 लोगों ने, बिल्कुल संगठन, उन 23 लोगों में एक नाम अजय सिंह राहुल जी का भी है मध्य प्रदेश से। आपने उसको मत भूलिए उस बात को। हालांकि वो सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है। बिल्कुल। मेरा आपसे ये कहना है कि आज कांग्रेस की जो हालत ये है कि 11 क्रिकेट के वनडे मैच होना है, ठीक है, 27 चुनाव एक दिन में हो जाने, वनडे मैच है, आपको 11 खिलाड़ी चाहिए। आपके पास 11 खिलाड़ी पक्के की लिस्ट तो है नहीं, आप एक्स्ट्रा में जोड़ते चले जाओ, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब उसमें कौन खेलेगा, कौन पानी लेके जाएगा, कौन दूसरे के लिए टी शर्ट लेके जाएगा, इसका पता है नहीं। तो कांग्रेस की मैं समझता हूँ आज कांग्रेस बहुत लेट है, तैयारियां चल रही हैं। हम लोग सुनते हैं आदरणीय कमलनाथ जी के बयान आते हैं, और कमलनाथ जी क्योंकि एक बहुत बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनको 40 साल का अनुभव है, पर केंद्र में मंत्री रहने का उनको अनुभव है, सांसद के रूप में उनको अनुभव है। अगर हम एमएलए के रूप में और एक चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी इनिंग देखते हैं तो ये उनका फर्स्ट टाइम है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह जी का साथ, दिग्विजय सिंह जी का सपोर्ट, अन्य लोगों का सपोर्ट, जैसे मैं मध्य प्रदेश में गिने चुने लोग हैं, अरुण यादव जी का बहुत अनुभव है, उन्होंने इतने साल अध्यक्ष रहे, विवेक तनखा जी का अनुभव है। आज अगर आप देखते हैं विवेक तनखा जी को, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो बहुत बड़े वकील हैं, आपके एडवोकेट जनरल रहे, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाने में आप हो गए या वो हो गए तो एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है?
कमलनाथ जी तक बात पहुंच रही है या वो उसे अनसुना कर रहे हैं या कुछ लोग हैं जो जाके बात कर लेते हैं, ये अक्सर अखबारों में दूसरी जगह छपता रहता है। लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस कमेटी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है, अगर मैं बोलूं कि आप ही सांची की समस्या लेके वहां चले जाएंगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं कह सकता कि इनकी बातों का वहां पर जवाब देने वाला कोई होगा। 3700 नियुक्तियां हैं कांग्रेस कमेटी के अंदर, 3700 लोग, वो कभी एक बार एक मीटिंग के लिए आए क्या 15 महीने में? बहुत बढ़िया बात आपने कही। 3700 नियुक्तियां कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी का बयान आया था कि उन्होंने नियुक्तियां रोक दी, उसके बाद 3 हो गई। तो मुझे बताइए कि 3700 जो पदाधिकारी हैं, क्या वो 3700 को अगर हम 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डिवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए तो एक टीम खड़ी हो जाएगी। बहुत वो कहाँ है? हाँ, क्योंकि ये बात तो यहाँ आती है समझ में कि लोग बस अपना पद के लिए, जिसको कहें, लालायित रहते हैं और उसके बाद फील्ड में जाकर काम उतना नहीं करते हैं। ये बात तो सही है। साक्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रमुख तौर पर चीज़ निकल कर आ रही है कि केंद्रीय स्तर पर तो ये बात उठ ही रही है, पर हम इसको मध्य प्रदेश से इसलिए क्लब कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आपकी सरकार गिरी है और एक आपके पास मौका है रिटेन करने का। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है कि बीजेपी को तो 10 ही सीटें जीतना है, 10 क्या, वो 2 भी जीत लें तो भी उनका काम हो जाएगा। 2 से 10 मैक्सिमम 10, 2 भी जीत गए तो काम बन जाएगा। पर आपको तो यहाँ स्थिति ये है कि 25 सीटें जीतना ही जीतना है। तो ये 25 सीटें जीतने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जल्दी से एक कमेटी बन जाए, उसमें जैसा कि अभी कहा संजीव जी ने कि भाई मान लीजिए विवेक तनखा जी हैं या संजीव जी हैं या अजय सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी, इनको सबको बिठा के और तत्काल एक कमेटी बना के और काम दे दिया जाए तो कम से कम फील्ड में दिखेगा तो सही कुछ। बड़े स्तर पर कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने और सारे नेताओं ने मिलकर ये तय कर लिया है और सारी मीटिंगें चल रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती कि नहीं, इसमें क्या बताने। देखिए, अभी सबको पता है जो बात है कि आपने 3500 से अधिक नियुक्तियां कर दी। पदाधिकारी हैं आपके, मतलब आंख बंद करके पत्थर मारो तो किसी पदाधिकारी में ही लगेगा जाके। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी अगर वो अभी से फील्ड में काम नहीं करेंगे, उधर बीजेपी निरंतर काम भी कर रही है, आपकी कमियां भी बता रही है और उसको आपकी जो खूबियां पता है उनको डैमेज भी कर रही है। वो आप कुछ कर ही नहीं रहे कि हाँ हम देख लेंगे, चुनाव आयोग। ऐसा कहना गलत है। एक्चुअल में जो 3500 से अधिक जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, ऑफिस बेरर कुछ हैं जो 8 से 10 लोग निरंतर डेली बैठते हैं समय से, और वो जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जैसे आपने कहा सांची की कोई समस्या लेके आप आए तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ बराबर मौजूद बैठे, सवाल वो नहीं है। देखिए, अरे वहाँ बैठे, प्रकाश जैन बैठे हैं, राजीव सिंह बैठे हैं। आप जिन लोगों का नाम बता रहे हैं, ये इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो डिसीजन मेकर हो। आप सुनिए, ऐसे तो वहाँ गार्ड भी बैठा है, एक चपरासी भी बैठा है, दरबान भी है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है क्या इनके हाथ में है कि हाँ आज ये आई समस्या उसी समय सॉल्व कर दें। जो बात संजीव जी ने कही है वो ये है, कमेटी बनाई जाती है ऐसे लोगों के लिए, उसको क्षेत्र दे दिए जाते हैं कि 27 विधानसभा सीट, उन्होंने उसको 4-5 सेक्टर में बांट दिया। उन्होंने कहा एक इलाके को संजीव जी देखेंगे, दूसरे को विवेक जी देखेंगे, तीसरे को अजय सिंह देखेंगे, चौथे को और कोई देखेगा, कमलनाथ जी देखेंगे स्वयं, या दिग्विजय जी देखेंगे, पचौरी जी देखेंगे। क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं, देखिए अभी 27 सीटें हैं पर चुनाव होना है। 27 सीटों पर ही, जैसे सांची विधानसभा में पूर्व मंत्री सुखदेव पान से प्रभारी हैं, इसी तरीके से 27 सीटों पे एक 2 मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया। उनके साथ पदाधिकारी लगा दिए गए जो आप कह रहे हैं, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, ये वहां पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं आप, जैसे गोविंद सिंह जी लगे हुए हैं ग्वालियर तरफ में जी, पूर्व मंत्री। वो बात है महत्वपूर्ण जो कहना चाह रहे हैं। खैर अभी आपके पास शायद इसका जवाब नहीं होगा। मेरा इसमें आपसे कहना है कि आपने जो नाम लिए, राजीव सिंह जी, चंद्रप्रभाष शेखर जी, चंद्रेंद्र सलूजा जी हैं, ये कोई स्पोक्स पर्सन है, कोई ऐसा है जो कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है इस पे कि मुझे ये बता दीजिए, इन लोगों में से कितने लोगों ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है?
और कितने लोग जो है वो, मैं बोल रहा हूँ शेडोल में चुनाव होना है बिसाहू लाल सिंह का, इतने साल से दिग्गज कांग्रेसी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, दिग्विजय सिंह जी के समय में मंत्री थे, फिर कांग्रेस में आ रहे थे, कांग्रेस जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, आज वो बीजेपी में चले गए। वहाँ कौन है? बिल्कुल, ये एक वहाँ कोई है ही नहीं। बिल्कुल, सुर्खी में कौन है? वहाँ कोई है नहीं। वो जो चीज़ आपने कही, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा संजीव जी आपसे कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर बात उठ रही है, उसमें आपको नहीं लगता कि अब ये भी समय आ गया है कि प्रदेश की जो मांग है, मान लीजिए जो स्टडी आपने की है, जो अनुभव आपके हैं, इस तरीके के अनुभव निकाल कर वहाँ रख दिए जाएं और बताया जाए कि भाई जल्दी करिए जो भी कुछ डिसीजन लेना है। एक साल में अगर अभी नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो पाया तो और कितना टाइम लगेगा? देखिए, कल CWC की बैठक है 11 बजे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी है वो, और मुझे लगता है कि इसमें कल इस बात को, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया जाएगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक हफ्ते के अंदर ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि एक बात तो मैं तय मान के आप ये चलिए कि जितना मैं राहुल गांधी जी को करीब से जानता हूँ, जितनी भी समय मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मुझे पता है कि उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बनेंगे। बिल्कुल। और क्या ये जब मान लीजिए केंद्र में परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ राज्य में भी सीधे सीधे व्यवस्थाएं बदल जाएंगी तत्काल, या इसमें और लंबा टाइम लगेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 21 से 23 सितंबर तक तो विधानसभा है, और 21 से 23 सितंबर तक जब विधानसभा है तो उसके 45 दिन बाद ही चुनाव हो सकता है, उसके पहले तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज जो स्थिति है, अब बारिश भी इतनी हो रही है, कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई है, कोरोना का केसेस जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आज तक मध्य प्रदेश में कभी 1000 क्रॉस नहीं किया था, अब 2-3 दिन से आप देखिए 1100, 1200, 1300, हाँ, बढ़ रही है, और ये अब जिले में, गांव में स्प्रेड हो गया है। ऐसे में आप हमारे को कोई भी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हाँ, उन सबको आपने घर के अंदर बंद कर दिया तीज के लिए, त्योहार के लिए, जो हजारों साल की परंपराएं आपने तोड़ दी हैं। लेकिन जब कार्यक्रम करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं को कल ग्वालियर में बुला लिया, और फिर वैसे सोने पे सुहागा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध में निकल आए। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम ये मान लें कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं? तो आपको लगता है कि प्रदेश में उतना मतलब जल्दी नहीं हो पाएंगे अभी चुनाव? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश में चुनाव नवंबर से पहले बिहार के साथ होंगे। बिहार के जो हालात होंगे उसको देख के ही मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी मुझे नहीं लगता अक्टूबर एंड या नवंबर सेकेंड वीक से पहले चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो निसंदेह जो बात संजीव जी ने कही कि इस समय आत्ममंथन का वक्त है और त्वरित निर्णय लेने का वक्त है, क्योंकि देर से लिया गया निर्णय दूसरे की स्ट्रेटजी को सफल कर देता है, उसकी रणनीति को सफल कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आपके पीछे चल रहे हैं, जो आपके सिपह सालार हैं, वे सब के सब हताश होते हैं। उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस विपक्ष के नाते अपने रोल को सही ढंग से अदा कर पाएगी। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें अंदर जारी रही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।